पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। इस संसार में देखने के लिए अनेकों सुंदर स्थान हैं, लेकिन सबसे सुंदर स्थान हमें हमारे भीतर आंखें बंद करके दिखाई देता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में। दर्शकों, अक्सर हम सांसारिक सुख की ओर मोहित हो जाते हैं, लेकिन क्या ये सांसारिक सुख हमें असली खुशी दे सकता है? और इस सुख को प्राप्त करने के लिए हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं और इन इच्छाओं की पूर्ति ना होने पर हम क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध से हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है, हम विवेकहीन हो जाते हैं। तो अपनी बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी है कि हम स्वयं पर कार्य करें, हम ध्यान करें। लेकिन जब हम ध्यान के मार्ग पर चलते हैं तो हमें कई सारी परेशानियां आती हैं, कई सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं और उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए हम लेकर आते हैं आपके लिए हेलो पीएमसी का ये खास कार्यक्रम, जिसमें आपको हमारे सीनियर पिरामिड देते हैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर। इस श्रृंखला में आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं पीएमसी हिंदी चैनल की एमडी अलेख्या शास्त्री सी, जो लगभग 15 सालों से ध्यान कर रही हैं और ध्यान का प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं अलेख्या शास्त्री जी का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो मैम, इस कार्यक्रम में बहुत से ऐसे दर्शक होते हैं जो कार्यक्रम के दौरान हमसे नहीं जुड़ पाते, वो हमें अलग अलग माध्यम से अपने प्रश्न भेजते हैं। तो हमारे पास ऐसे ही कुछ प्रश्न मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, तो मैम, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, क्या मेडिटेशन से हमारे पास क्वांटम स्पीड रीडिंग टेक्निक डेवलप हो जाएगी जैसा स्वामी विवेकानंद जी के पास था? अगर हाँ, तो उसके लिए कितना टाइम ध्यान देना पड़ेगा हमें मेडिटेशन में? तो सबसे पहले तो ध्यान एक ऐसी चीज़ है, अब जितना ज़्यादा साधना करते हैं उतना जो साधना से जो हम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो जवाब सबसे पहले अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या हम क्वांटम स्पीड रीडिंग हम कर सकते हैं, यस, हम ये टेक्निक अपना सकते हैं। इस टेक्निक को सबसे पहले समझने के लिए सबसे पहले हमें अपनी ध्यान साधना बढ़ानी होगी। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अगर कुछ करने की प्रयास करते हैं तो फिर जो हम पाना चाहते हैं वो नहीं पा सकते। तो सबसे पहले जब हम ध्यान कर रहे हैं, बिना कोई सोच विचार, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के, हर दिन अपनी उम्र के हिसाब से हमें ध्यान करना चाहिए। स्पेशली जब अगर आप ये क्वांटम स्पीड रीडिंग के टेक्निक को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, मैं कुछ टिप्स स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ। पढ़ाई करने के बिल्कुल 10 मिनट पहले और पढ़ाई करने के बाद, जब आप बुक्स बंद कर रहे हैं, आपने पूरा अपना पढ़ाई कर लिया है, 10 मिनट्स उसके बाद सिट इन मेडिटेशन, ध्यान में बैठ जाए। पढ़ाई करने के 10 मिनट पहले जब आप बैठते हैं तो आप पूरी तरह से ब्लैंक हो जाते हैं। उस समय अगर बिफोर टाइम आपने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा ऑलरेडी आपने ध्यान कर रखा होगा तो वेरी नेचुरली एक इंट्यूशन पावर हमारे अंदर डेवलप होता है। क्वांटम स्पीड रीडिंग डज नॉट मीन दे रीड द एंटायर चैप्टर। क्वांटम स्पीड रीडिंग में जो सबसे रेलेवेंट है, बिकॉज ये एनर्जेटिक फील्ड में ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन है, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन के स्तर पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जब हम पढ़ाई करने के 10 मिनट पहले बुक्स के सामने हम ध्यान करते हैं तो हम उस एनर्जी फील्ड, उस क्वांटम फील्ड में हम टैप इन करते हैं। तो जैसे हमारा रेडियो का जो प्लग होता है, किस भी फ्रीक्वेंसी को हम 95 एफएम सुनना चाहते हैं तो आप अपने आप को ट्यून करते हैं, वैसे ही हमारे ब्रेन में रिसेप्टर्स है जो ट्यून इन करता है क्या है वो चीज़ जो हमें इस बुक से, उस बुक से हम विजडम प्राप्त करना चाहते हैं।
तो इमीडिएटली जब ये 10 मिनट्स इस इंटेंशन के साथ, ब्लैंक थॉट्स के साथ जब आप बुक्स के साथ बैठते हैं और बुक खोलना शुरू करते हैं, बुक पढ़ना शुरू करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विथ प्रैक्टिस ये आप क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं। आपका 1 घंटे का जो आप 3 घंटे की पढ़ाई आप 1 घंटे में भी कर सकते हैं। ये मैंने खुद अपने जीवन में अपनाया है। जब मेरे सीए के एग्ज़ाम्स के लिए मैं पढ़ती थी, मैं पिरामिड्स का भी इस्तेमाल करती थी। तो ये टेक्निक को आप और इन्हांस कर सकते हैं यूजिंग द पावर ऑफ पिरामिड्स। सो पिरामिड्स और मेडिटेशन को साथ साथ अपने बुक्स के सामने इस इंटेंशन के साथ जब हम ध्यान करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा समय साधना, तो साधना एक बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है नमिता, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमें जानना है। अक्सर बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें ध्यान में अनुभव नहीं हो रहे हैं। अगर आज आपने ध्यान करना शुरू किया है, बहुत टाइम पहले भी, पिछले जन्मों में भी आपने ध्यान किया है, इसीलिए आप इस जन्म में ध्यान कर पा रहे हैं। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बट कितने जन्म पहले आपने कितनी ध्यान की साधना की, जहाँ पर आपने वो कॉमा छोड़ा है वहीं से आप शुरू करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए इसी जन्म में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, कुछ लोगों के लिए बहुत टाइम बाद ध्यान साधना करने के बाद वो अनुभव आना शुरू करते हैं। सो जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे जन्म में ऑलरेडी वो ध्यान करके आए हैं, इसीलिए टेक्निक वो आसानी से प्राप्त कर सके। तो आपकी साधना आपका समय है। आप जितना ज़्यादा समय ध्यान करते हैं उतने ही आसानी से आप जो मल्टी फैसेटेड एक्सपीरियंसेस हम ध्यान में प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें मिलेगा। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। यानी कि प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। तो मैम इसी के साथ आज हमारे पहले दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। देवकी नंदन अग्रवाल, रोहिणी सेक्टर 5-6। जी क्या प्रश्न है आपका देवकी नंदन जी? मेरा प्रश्न ये, जैसे ध्यान में बैठते हैं तो वो मन लगता नहीं है, इधर उधर विचार दूसरे आते रहते हैं। जी, तो इनका ध्यान में मन नहीं लगता है और विचार आते हैं इन्हें। तो सबसे पहले धन्यवाद कॉल करने के लिए। ध्यान में विचार आना एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है, बट आप ये समझ लीजिएगा विचार आ नहीं रहे, विचार जा रहे हैं। जितनी भी हमारी उम्र है, उतने सालों से इतने सारे सोच विचार हमने अलग अलग जगहों से इकट्ठा कर लिया है। तो अभी धीरे धीरे जैसे हम घर की सफाई करते हैं, तो सबसे पहले जो बहुत समय तक हमने घर की सफाई नहीं की, आजकल दिवाली की भी हम सफाई कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे अपने 1 साल अगर कुछ भी नहीं किया तो बहुत ढेर इकट्ठा हो जाता है। तो क्या जब हम उसको एक जगह समेटना शुरू करते हैं तो लगता है अरे बहुत सारा इकट्ठा हो गया है, पर जब हम उसको घर से बाहर कर दें तो घर बिल्कुल साफ हो जाता है। वैसे ही हम ध्यान में जितने भी सोच विचार आ रहे हैं वो आ नहीं रहे, वो जा रहे हैं। हमें बस अपना ध्यान निरंतर करते रहना है। भले आपको लगे ध्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, केवल अपनी सांसों के साथ एक होकर हर दिन अपनी उम्र के हिसाब से आप करते रहें। दैट इज़ द बेस्ट वे सर। तो आपका प्रैक्टिस से ही, आपकी साधना से ही आप ये जो एक समाधि स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद जी। तो आशा करते हैं देवकी नंदन जी कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम इसी के साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हेलो, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, मेरा नाम बाबू बंसोड़े है। जी बाबू जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मुंबई से बॉम्बे। जी क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न ऐसा है मैडम, मैं ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम सिचुएशन ये हो चल रहा है, सफरिंग हो रहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो मैं मेडिटेशन तो करता हूँ डेली, तो इसमें क्या कैसा रास्ता मिलेगा, क्या समस्या का समाधान होगा? जी जी मैम। सबसे पहले धन्यवाद आपके कॉल के लिए। आप ध्यान तो कर रहे हैं, बट आपने कहा कि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हैं। ध्यान में अगर आप सही मायने में अनुभव ले रहे हैं तो आपको समझ में आएगा आपकी समस्या का समाधान में भी आपको ध्यान में ही मिलेगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हमारे जीवन में हम अनुभव करते हैं वो अनेक कारणों की वजह से करते हैं। एक, हमारी जागरूक अवस्था में हम कहीं ना कहीं पे हमारे सोच विचारों में कुछ गैप्स हैं।
कहीं ना कहीं पे हमारे मन में लैक वाली फीलिंग्स है, यहाँ की कम है, मेरे जीवन में हर चीज़ कम है, ऐसी भावनाएं हम रख रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आ रहे हैं, या हमें ये समस्या, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, ताकि हम इसको गौर से देखें कि क्या, कहाँ पे हम एक्चुअली अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं। यानी कि मनी भी एक एनर्जी है। तो अगर हम ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी इंसान के साथ आपका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या किस भी सिचुएशन में आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, उसके पीछे एक कारण है। इस कारण का जो सल्यूशन है, वो सल्यूशन आपको ध्यान में ही मिलेगा। सबसे पहले जब आप ध्यान करेंगे, धीरे धीरे आपको एक जागरूकता आएगी कि ये जो चैलेंज, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का जो चैलेंज आप जीवन में फेस कर रहे हो, इसका कारण क्या है। और कारण जब हम जान लेते हैं तो 50% ऑफ द प्रॉब्लम इज ऑलरेडी सॉल्व्ड। द रिमेनिंग 50% इज, आपको समझ में आने लगेगा कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से हैबिट्स हैं आपको अपने में बदलना है, कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस, आपके इमोशंस है जिस पे आपको वर्क करना है, और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिसको आपको अपने जीवन से कट ऑफ करना है, ताकि आप पूरी तरह से एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन बन जाएंगे। जब हम फाइनेंशियल डिपेंडेंसी में गो थ्रू करते हैं तो कहीं ना कहीं पे हम एक जो सोल का जो तत्व है, कंप्लीट फ्रीडम वाला जो तत्व है, उस तत्व में हम नहीं जी रहे। तो ध्यान आप कर रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स ने अपने आध्यात्मिक जर्नी के थ्रू फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे प्राप्त किया है, वैसे वाले बुक्स भी पढ़ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स प्लीज़ गो टू नियरेस्ट मेडिटेशन सेंटर, ताकि आप ध्यान के माध्यम से, सज्जन संगत के माध्यम से, सही संग में आप अपनी समस्याओं का हल पा सकते हैं। थैंक यू जी। तो बाबू बंसल जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम, अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, आइए जान लेते हैं उनका प्रश्न। हेलो। ओके, हाँ बोलिए। जी नमस्कार सर, नाम बताएं अपना। हेलो मैम, शायद नेटवर्क इशू के कारण हम ये कॉल नहीं ले पा रहे हैं, तो हम अपना अगला प्रश्न ले लेते हैं। तो मैम, इनका प्रश्न है कि पावर ऑफ थॉट्स मैटर करते हैं, पर मेरे अंदर से एक थॉट नहीं जा रहा है कि मेरे को कैंसर हो जाएगा, मैं कैसे समझाऊं खुद को। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसे ही होता है कि हम दूसरों के लिए बहुत पॉजिटिव हो पाते हैं, बट जब अपने लिए हम सोचना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं पे हम कहीं पे अटक जाते हैं। तो आपके जीवन में जो ये वाला थॉट है कि मुझे कैंसर हो जाएगा, ये वाले थॉट को उत्पन्न आपने ही किया है, इसको रिमूव भी आप खुद ही कर सकते हैं। कैंसर इसलिए नहीं आ जाएगा क्योंकि आपने कैंसर के बारे में सोचा है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में तब प्रवेश करती है जब हम अपने मन में दुख और रिजेंटमेंट, हर्ट एंड रिजेंटमेंट को अपने सेल्स में, सेल्यूलर मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। तो ये जो आपका थॉट है, भले कैंसर, मुझे कैंसर हो जाएगा, ये एक परसिस्टेंट आपका रेगुलर कंसिस्टेंट थॉट है, या ऐसे भी लोगों को थॉट्स होते हैं कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरे से बेटर सब लोग हैं। ये सारी चीज़ें अज्ञानता का ही कारण है। यानी कि कहीं ना कहीं पे हमारा एक बिलीफ सिस्टम है, एक हैबिट है ऑफ थिंकिंग, जहाँ पर हम स्टक है। वी आर अ स्लेव टू आवर हैबिट्स। तो इस हैबिट को ब्रेक करने के लिए आप जितना ज़्यादा ध्यान कर रहे हैं, उतना ज़्यादा प्लीज़ स्वाध्याय की पुस्तक पढ़ें। प्लीज़ रीड ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग यू बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा। एक बहुत अद्भुत बुक है। वो एक कायरोप्रैक्टर थे जिनकी पूरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, और सिर्फ ध्यान और पावर ऑफ बिलीफ एंड विल पावर के माध्यम से उन्होंने अपना पूरा बैकबोन फिर से रीस्ट्रक्चर किया। तो उन्होंने ये तकनीक इसलिए ऐसे अपनाई थी कि जो बुरी आदतें हैं उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो 21 दिन का जो हमें ध्यान का तरीका अपनाना है, वो उन्होंने अपने जीवन में कैसे अपनाया। सो प्लीज़ रीड द बुक एंड डू मोर एंड मोर मेडिटेशन, बिकॉज ये थॉट, अगर आप ये थॉट को ना पकड़े, आपको कोई ना कोई एक दूसरा थॉट आप पकड़ लोगे। माइंड का वो हैबिट है, उस हैबिट से हमें बाहर आना है। तो आप थॉट पे ज़्यादा ना फोकस करें, शिफ्ट योर फोकस टू मैं उस हैबिट को कैसे बदलूं कि मैं एक ही चीज़ पे अटक जाती हूँ। और आप अपने जीवन में देखेंगे कि कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी सिचुएशन में आप अटक जाते हैं। तो वही कारण है इस थॉट का बार बार आने के लिए। तो आप थॉट के ऊपर ना फोकस कर उस हैबिट को कैसे आप बदल सकते हैं, उस पर फोकस करें। जी, हम अगला प्रश्न ले लेते हैं। हेलो
हेलो जी मैडम, नमस्ते। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम तो योगेश पांडे है मैडम। जी योगेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैडम, मैं छत्तीसगढ़ सूरजपुर से बोल रहा हूँ। जी, और प्रश्न क्या है आपका? मैडम मेरे मन में तो दुविधा बना रहता है हमेशा कि जी जैसे आज जितनी भी चीजें हम लोग उपयोग करते हैं वो कहीं ना कहीं जीवाश्म से संबंधित है। चाहे उसको खाद के रूप में लें तो उसमें हड्डियां रहती हैं, सौंदर्य सामग्री लें तो कहीं किसी का चर्बी है तो कहीं किसी का कुछ है। शक्कर यदि उपयोग करते हैं तो उसमें हड्डी से धुल के आता है, और यदि और किसी प्रकार से यदि पेट्रोल का यूज करते हैं तो भी हड्डी से धुल के आता है। तो मन में तो ये जिज्ञासा बना रहता है कि कहीं ना कहीं हम लोग पाप कमा रहे हैं, लेकिन ये भी है कि इन सब चीजों को छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि ये दैनिक उपभोग की चीजें हैं। अब जैसे सौंदर्य सामग्री ही ले लीजिए, है ना, पेट्रोल को ही ले लीजिए, पेट्रोल हड्डी से धुल के आता है, ठीक है। मतलब आज दैनिक उपभोग की जितनी भी चीजें हैं, कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें जीवाश्म का उपयोग न किया जाता हो। कंप्यूटर है, उसमें सुना हूँ कि कहते हैं हड्डी का जो जिलोटीन होता है उसका लगाया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। मोबाइल है, उसमें भी कैमरे का इसका उपयोग किया जाता है। तो मन में ये बना रहता है कि कहीं ना कहीं हम लोग भी पाप कमा रहे हैं, लेकिन ये लगता है कि यदि नहीं इसका उपभोग करेंगे तो एकदम पीछे हो जाएंगे। भाई अपने आप को संभाल सकते हैं लेकिन और घर समाज ये सबको नहीं संभाल सकते। ये मन में एक बहुत बड़ा वो बना रहता है, दुविधा बना रहता है। जी यस, आपका प्रश्न बहुत डीप है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। बिकॉज जब मैं एक जागरूक अवस्था में अपना जीवन जीना शुरू किया, तो जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं उसके पीछे जब हम इंग्रेडिएंट्स पढ़ना शुरू करेंगे, तो मैंने भी ये दुविधा के थ्रू मैं काफ़ी गो थ्रू गई हूँ। तो मैं आज आपके सामने वही जवाब देना चाहती हूँ जो पत्री जी से मैंने बहुत सालों पहले पूछा था। बिकॉज इसका ये आदि शंकराचार्य जी ने अपने आदि शंकराचार्य जी ना अन्नमाचार्य जी ने कीर्तन गाया था, जिसमें उन्होंने कहा कितने हम पुण्य कर सकते हैं, कितने पाप कर सकते हैं, वो अनंत है। तो आध्यात्मिक स्तर पर अगर मैं आपको जवाब दूं तो ये डेफिनेटली है कि ये अनंत है। ये जो आप जितने दिन में, जैसे आप जितने बारी आप ब्रीथ कर रहे हो उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया का डेथ हो रहा है। अगर आप अच्छा करना शुरू करें तो इतनी सारी चीज़ें हम अच्छा कर सकते हैं किसी के जीवन में। तो सबसे पहले जब हम जागरूक हो जाते हैं, हम एक कॉन्शियस चॉइस, एक कॉन्शियस जीवन जीना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने वो शुरू किया कि जिन जिन प्रोडक्ट्स में भी जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं जिसमें एनिमल टेस्टिंग होता है, वो आप कंप्लीटली रोक सकते हैं। जिस भी प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं पे, जैसे आपने कहा जेलेटिन में, जहाँ जहाँ पे जो ब्रांड्स ये वाला यूज़ करते हैं, ये इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, उसके सब्स्टिट्यूट्स धीरे धीरे मार्केट में आने लग गए हैं। और मैं अब अगला बताना चाहती हूँ कि जो पत्री जी से मैंने पूछा था, अक्सर हम कहते हैं कि लेदर के प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने चाहिए। तो एक हम ऐसे ही समिति में गए थे, एक जहाँ पर मेनका गांधी जी भी आई थी। आप जानते हैं कि मेनका गांधी जी शी इज़ वेरी सीनियर, वो एनिमल्स के लिए बहुत काम कर रहे हैं। पीपल फॉर एनिमल्स जैसे बड़े बड़े NGOs के साथ वो काम करते हैं। और आज भी अगर हम एनिमल्स को प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, हम मेनका गांधी फाउंडेशन को ही कॉल करते हैं। तो उस दिन उस कार्यक्रम में वो लेदर की चप्पल पहन के आई थी। तो मैंने पत्री जी की ओर देख के बोला, सर वो इतना सेवा कर रही है एनिमल्स के लिए, तो वो तो लेदर की चप्पल पहन रही है, क्या ये गलत है? हम तो कहते हैं कि लेदर तो एनिमल की चमड़ी से निकल के आता है। तो पत्री जी ने मुझे कहा, लर्न टू सी द बिग थिंग्स, बिग पिक्चर में बड़ी चीज़ों को देखना शुरू करो। बहुत आसान है किसी और को क्रिटिसाइज करने के लिए, हमें दूसरों के अच्छाइयों को अप्रिशिएट करना आना चाहिए। अपने रियलिटी में, अपने निजी जीवन में जितना तक आप इन ऐसी कमोडिटीज़ का उपयोग करना कम कर सकते हैं जिसमें ये अलग अलग, जैसे आपने कहा बोन, जेलेटिन, ऐसे वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, एनिमल टेस्टिंग करते हैं, वो वाले प्रोडक्ट्स का यूजेज आप कम कर दीजिए। पर जो कर रहे हैं बिकॉज वो अज्ञान तरीके से कर रहे हैं, वो उनके लिए पाप नहीं बनेगा। अभी समाज एक ऐसे कॉन्स्ट्रक्ट में है जहाँ पर ये बहुत नेचुरल चीज़ें हैं। तो जब सर्वम ब्रह्ममयम अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि के स्तर पर हम जीना सही मायने में शुरू करते हैं, पाप और पुण्य होता ही नहीं। तो आप ये दुविधा से बाहर आ जाए और वो करना शुरू करिए जहाँ पर हम एनिमल्स के लिए सबसे बेहतर कर सकते हैं। तो आप अपने शहर में, छत्तीसगढ़ में सूरजपुर जहाँ पर आपने कहा था, वहाँ पर एक शाकाहार रैली शुरू कर सकते हैं ताकि अब लोगों को और जागरूक कर सके इस सत्य के प्रति। थैंक यू जी। तो योगेश जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
तो मैम हम प्रश्न था हमारा कि हार्मोनल इम्बैलेंस में मेडिटेशन से फ़ायदा हो सकता है या नहीं? एब्सोल्युटली। एक जनरल थंब रूल है कि ध्यान से आपके जीवन में अच्छा ही हो सकता है। मेडिटेशन से हार्मोनल इम्बैलेंसेस डेफिनेटली ठीक होते हैं। येस और नो का जवाब है ये। क्या ये हो सकते हैं? ज़रूर हो सकते हैं। कितने समय में ये ठीक हो जाता है? हमने इतने सारे ध्यानियों के अनुभव सुने हैं जहाँ पर थायराइड जैसे जो ग्लैंडुलर डिसऑर्डर है उसका भी परफेक्ट सल्यूशन उनको मिला है। उनका थायराइड कम हो गया, जिनका बहुत हाई था, लो था। बहुत सारे लोग के डायबिटीज़ का चैलेंजेस था जो पैंक्रियास के ग्लैंड्स की वजह से है, वो भी रिजॉल्व हो चुका है। ये कैसे होता है? जब सही मायने में हम ध्यान करते हैं, ये विश्व ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, नाड़ी मंडल की शुद्धि होती है, हम ज्ञान की पुस्तकें पढ़ते हैं जिससे हमारी बुद्धि का विकास होता है और हम सही मायने में अपना जीवन जीना शुरू करते हैं, एक जागरूक अवस्था में जीना शुरू करते हैं। और सज्जन सांगत्य, टाइम टू टाइम सेवा करते रहना उस संघ के लिए जो इस सत्य का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ों का समूह जब हम बना लेते हैं अपनी जीवन शैली में तो डेफिनेटली हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होता ही है। हम अभी तक आप बहुत बार बोल चुके हैं कि ज्ञान की पुस्तकें पढ़े, स्वाध्याय करें, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ पुस्तकों के नाम बताएं जिनके माध्यम से उनके जीवन में परिवर्तन आ सके। एब्सोल्युटली। तो सबसे पहले जो बेसिक पुस्तक है, जो पत्री जी ने बेबी अनेक 2000 रुपये जो उनकी सैलरी होती थी बहुत सालों पहले, वो पूरी सैलरी वो सिर्फ यही पुस्तक बांटने के लिए उन्होंने लगा दिया था। वो है एक योगी कथा अमृत, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, परमहंस योगानंद जी द्वारा लिखी गई रचित ये बुक। ये एक मस्ट रीड बुक है। जो भी एक आध्यात्मिक जिज्ञासु है अपने जीवन में ये आध्यात्मिक यात्रा में शुरुआत करना चाहता है। दूसरी बुक जो अभी ऑलरेडी शुरुआत कर चुके हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि मेरे लिए सही गुरु कौन है, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स बाय स्वामी रामा, एक अद्भुत पुस्तक है जिसमें आप एक जिज्ञासु की तपन कितनी होती है, वो एक गुरु कैसे प्राप्त कर सकता है, एक गुरु कौन है, इसको सही मायने में समझने के लिए स्वामी रामा की ये लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स की बुक पढ़ सकते हैं। हैबिट बिल्डिंग के लिए जो फॉरेन ऑथर्स में हम रेकमेंड करते हैं, ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग यू आर द प्लेसिबो बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा। ब्रूस लिप्टन की भी अनेक पुस्तक है। बायोलॉजी ऑफ बिलीफ एक अद्भुत पुस्तक है जिसमें हम समझ सकते हैं कि हमारे सेल्यूलर मेमोरी में हम कैसे अपने मेमोरी को, अपने सेल्स को रीप्रोग्राम कर सकते हैं ताकि हम 100 साल, जितने साल हम जीना चाहते हैं, एक इच्छा मरण जो हम कहते हैं, उसको साइंटिफिक तरीके से अपने जीवन में हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप हेल्थ रिलेटेड बुक पढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में आपके बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस है, वी मस्ट रीड यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल हे। दैट्स अ वंडरफुल बुक जो आप सब पढ़ सकते हैं। हम अपने जीवन को खुद हील कर सकते हैं। वैसे ही अगर आप सिर्फ एक आध्यात्मिक स्टोरी को पढ़ना चाहते हैं कि कैसी होती है एक आध्यात्मिक जीवन, तो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं टी लोपसंग रामपा जी के पुस्तक द थर्ड आई, द रामपा स्टोरी। और अनेक पुस्तक हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं। हमारे पिरामिड मास्टर्स, PSSM के बहुत सारे मास्टर्स ने पत्री जी द्वारा लिखी गई बुक्स का हिंदी में अनुवाद करके, ट्रांसलेशन करके ये बुक्स अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। अमेज़ॉन और हमारा PMC हिंदी का खुद का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म urjafy.com, आप वहाँ पर भी जाके पढ़ सकते हैं। ये बेसिक स्टार्टर्स हैं जो आध्यात्मिकता में एंटर कर रहे हैं। ये जो बुक्स की दुनिया है बहुत वास्ट है। स्टार्ट द प्रोसेस टुडे। मैम, लेकिन बहुत से दर्शक ऐसे होते हैं कि जो पढ़ नहीं पाते, या मान लीजिए कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको पढ़ने से नींद आ जाती है, तो ऐसे में वो दर्शक क्या करे? अगर वो किसी के माध्यम से उस बुक की स्टोरी कोई और पढ़ रहा है और वो सुन रहे हैं, तो क्या तब भी उतना ही प्रभाव उनके जीवन में पड़ेगा? सबसे पहले जब हम कोई बुक पढ़ते हैं और अगर पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ रही है, विच इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली दो कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है कि आपके पास कभी आदत नहीं थी पढ़ने की, और हमने ऑलरेडी बताया है किसी भी चीज़ को आदत बनाने के लिए आपको लगातार वो चीज़ बार बार ही करना पड़ेगा। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। दूसरा, बहुत बारी आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ते समय हमें उस नॉलेज को रिसीव करने के लिए अपनी खुद की ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए।
तो जब आप बुक पढ़ना शुरू करते हो उसके 10 मिनट पहले आप ध्यान ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो बुक का जो विजडम है, जो ज्ञान है, वो पूरी तरह से आप अपने रग रग में जहन कर पाएंगे। दैट्स द थिंग। और जो आपने रही बात, जैसे आपने कहा कि अगर कोई और ऑडियो बुक के माध्यम से अगर वो बुक हम सुन रहे हैं या कोई और पढ़ रहा है और वो मैं सुनती हूँ, तो यस डेफिनेटली आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसीलिए हमने पीएमसी हिंदी का प्लेटफॉर्म शुरू किया है। हम अभी अनेक पुस्तकों के ऑडियो बुक्स आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिससे कि ऐसे लोग, नम्रता जैसे आपने कहा, जो नहीं खुद पढ़ पा रहे, उनके लिए हम ये ऑडियो बुक्स के माध्यम से हम ये बुक्स ला सकते हैं। यस, स्वाध्याय में ऑडियो बुक्स को भी इंक्लूड किया जाता है। जी मैम, बहुत ही अच्छे से आपने आंसर दिया। इसके साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग, नाम बताएं अपना। जी मेरा नाम तनविंदर सिंह है। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं राजस्थान बीकानेर से बात कर रहा हूँ। जी, और क्या प्रश्न है आपका? मैम मेरे 2 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि थर्ड आई से रिलेटेड ही है दोनों क्वेश्चन। जी। और पहला क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमको 20 से 25 साल हो गए हैं ध्यान करते हुए, लेकिन वो हमको फिर भी ओपनिंग नहीं हो रही है। तो मैम ऐसा क्या रीजन हो रहता है कि उनकी थर्ड आई ओपनिंग नहीं हो पाती है? जी जी। सबसे पहला प्रश्न जो आपने पूछा कि थर्ड आई बहुत सालों से ध्यान कर रहे हैं बट उनकी तीसरी आंख नहीं खुली, तो जो हमने कार्यक्रम के पहले भी कहा था, आपने पिछले जन्म में जितनी साधना की है वहाँ से कॉमा लेके इस जन्म में आपने कितनी साधना की है वहाँ से शुरू होती है। तीसरी आंख खुलना, विस्फुट होना एक बहुत साधारण चीज़ नहीं है। जितना हमारी ज़्यादा साधना होती है, ना केवल इस जन्म में, पिछले जन्मों के साथ इंक्लूड करके, तभी हमारा थर्ड आई का एक्टिवेशन होता है। हाँ, क्या ये मुमकिन है एक जन्म में ही हम अपनी तीसरी आंख का एक्टिवेशन कर सकते हैं? यस, ये मुमकिन है, पर आपको उतना समय साधना में और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए देना पड़ेगा। तो क्या अगर 20 साल से वो ऑलरेडी ध्यान कर रहे हैं, उनका तीसरी आंख को नहीं खुला है, वो इसके वजह से हो सकता है कि उनको और थोड़ा ज़्यादा समय साधना की ज़रूरत है। ऐसे भी होता है कि कुछ लोगों का तीसरी आंख ऑलरेडी खुला होता है बट वो पूरी तरह से उसको यूटिलाइज नहीं करते। तो जैसे तीसरी आंख के बाद एक फोर्थ आई भी होता है, वो होता है इंट्यूशन आई। सभी लोगों का तीसरी आंख से विजुअल एक्सपीरियंस नहीं होता। कुछ लोगों का तीसरी आंख के बाद जो फोर्थ आई है वो इंट्यूशन है, यानी कि एक नोइंगनेस, हमें पता होता है कि क्या होने वाला है। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन जो हम डेवलप करते हैं वो भी एक ध्यान का ही अनुभव है। तो तीसरी आंख के बाद भी एक स्टेज है, फोर्थ आई। तो कुछ लोग मे भी तीसरी आंख नहीं खुल रहा करके वहीं तक रुक जाते हैं, बट एक्चुअली तीसरी आंख के बियॉन्ड जो अनुभव हो रहा है, बिकॉज वो तीसरी आंख के अनुभव पर भी स्टक हो गए हैं, वो फोर्थ आई के एक्सपीरियंस को ले नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो प्रश्न है आपका, ये बहुत इंडिविजुअल है। जो गो थ्रू कर रहा है वही जानता है कि उसकी तीसरी आंख खुली है कि नहीं, क्या वो फोर्थ आई स्टेट में है कि नहीं। कोई दूसरा इंसान किसी और को देखकर नहीं बोल सकता कि क्या उसका आत्मा ट्रूली इवॉल्व है कि नहीं। इसलिए पत्री जी कहते थे, नो जजमेंट्स, नो कमेंट्स। यस, थैंक यू। जी, तो सर आपके पहले प्रश्न का उत्तर तो मैम ने दे दिया, क्या मैं आपका दूसरा प्रश्न जान सकती हूँ? क्वेश्चन है तो मेरे खुद से रिलेटेड है। रिसेंटली मैम मेरे को ऐसा हो रहा है कि मेरे को स्वप्न में दोबारा से स्वप्न दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मैं सो रहा हूँ, उसमें मेरे को स्वप्न दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस स्वप्न में मैं सो रहा हूँ और फिर से मेरे को स्वप्न दिखाई दे रहे हैं, और उस स्वप्न में मेरे को जागृति रहती है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, लेकिन मैं उनको अपने कंट्रोल में नहीं ले पाता। तो मैम क्या ये थर्ड आई से रिलेटेड है या फिर कुछ और चीज से रिलेटेड है? वंडरफुल सर, आप ये जो अवस्था अनुभव कर रहे हैं, ये एक बहुत अद्भुत अवस्था है। इट्स कॉल्ड लूसिड ड्रीमिंग। हम अपनी जागरूक अवस्था, अपनी निद्रा स्थिति में एक जागरूक अवस्था अनुभव कर रहे हैं। ये थर्ड आई का एक्सपीरियंस नहीं है, बट दिस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लूसिड ड्रीमिंग।
लूसिड ड्रीम्स भी एक आध्यात्मिक अनुभव ही है। ड्रीम्स में ही हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हैं, अपना इनर वर्क, जो हमारी इनर चाइल्ड या पास्ट वूंड्स जो है, जो भी हमारी इनर फीलिंग्स है, उस पर हम रिजॉल्व कर सकते हैं। हम अपने हायर सेल्फ से मैसेजेस ले सकते हैं, हम दूसरे ग्रहणों के लोगों के साथ नॉलेज शेयर कर सकते हैं। तो ये जो लूसिड ड्रीमिंग है, अभी धीरे धीरे विथ प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप जागरूक हो जाते हो अपने ड्रीम स्टेट में, यू कैन गो एंड गाइड योरसेल्फ। आप अपनी ड्रीम स्टेट में ही आप अपने आप को गाइड कर सकते हैं, आप किसको मिलना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट प्लीज़ आप काया म्यूलर की बुक्स ड्रीम्स के बारे में ज़रूर आप पढ़िएगा, बिकॉज हमारे ड्रीम्स इंडिकेशन है हमारे इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है। ड्रीम्स ऑल्सो पोर्टल्स हैं जहाँ पर हम इंटरडायमेंशनल मीट्स करते हैं। सो एक बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस है ये। तो डेफिनेटली प्लीज़ कंटिन्यू इट, ये गलत चीज़ नहीं है, एक्सप्लोर इट एज ए ट्रू स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, आइए उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम अनूप उपाध्याय। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? उत्तराखंड। जी, क्या प्रश्न है आपका? ये जैसे डिप्रेशन का इलाज चल रहा है मेरा, तो ध्यान करने से ये भी सही हो जाएगा? जी, तो आप ध्यान शुरू करना चाहते हैं? हाँ जी मैम, डिप्रेशन का इलाज चल रहा है इनका। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू अनूप जी। सबसे पहले तो आप अकेले नहीं हैं। ध्यान ही एक अद्भुत चीज़ है जिससे आप जितना भी आप इलाज करवा रहे हैं, ये जो आप कर रहे हैं, ये सबसे हाईएस्ट रहेगा। आपको हर दिन अपनी उम्र के हिसाब से अपने आप के साथ बैठना है। जब आप ध्यान करना शुरू करेंगे, जो भी आपके अंदर जो भी थॉट्स या सोच विचार चल रहे हैं, वो पूरी तरह से खाली हो जाएंगे, आप एम्प्टी हो जाएंगे। आप बहुत आसानी से इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। ये बीमारी नहीं है, बस एक स्टेप है, एक कदम आगे बढ़ाने के लिए, ताकि आप अपनी ध्यान की यात्रा शुरू कर सकें। सो डेफिनेटली अगर आप ऑलरेडी किसी मेडिकेशन के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं, आप उसके साथ साथ ध्यान भी कर सकते हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, यहाँ पे मेरा एक प्रश्न था कि जैसे इनका प्रश्न था कि ये डिप्रेशन में है तो ये ध्यान करना चाहते हैं, पर जब भी हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में नेगेटिव विचार ही आते हैं। तो ऐसे में जब कोई डिप्रेस्ड व्यक्ति ध्यान करना शुरू करेगा, उसके मन में थॉट्स आएंगे, तो वो यही सोचेगा कि मैं ध्यान क्यों करूं। तो ऐसे में वो इस सिचुएशन से कैसे डील करे? नम्रता, बेसिक थिंग इज ध्यान में थॉट्स आते नहीं हैं, वो जाते हैं। बिकॉज हम दिन में कुछ नया प्रोड्यूस नहीं करते, ऑलरेडी जो है वही बार बार ही हम अपने माइंड में अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में चलाते रहते हैं। तो कुछ नया नहीं आ रहा। कुछ नया आ रहा होता तो फिर कहीं और से हम इंफॉर्मेशन ले रहे होते, हम वही रूटीन में बार बार ही हम कर रहे होते हैं। तो जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, थॉट्स आते नहीं, थॉट्स जा रहे होते हैं। अक्सर लोगों को ऐसे लगता है, स्पेशली पीपल जो डिप्रेशन में, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे मुझसे ध्यान नहीं हो रहा। अगर बहुत एक्सट्रीम केसेस हैं तो डेफिनेटली वो पिरामिड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि उनका हीलिंग बहुत जल्दी हो जाए। पर ध्यान में बाय डिफ़ॉल्ट आप थॉट्स को उत्पन्न नहीं करते, आप क्रिएट नहीं करते, उनको ऑब्जर्व करते हो बाहर जाते हुए। आप देखना शुरू करते हो एक दृष्टा भाव से क्या जा रहा है धीरे धीरे, और आप समझना शुरू करते हो मैं एक चीज़ हूँ जो सोच विचार उत्पन्न कर सकता है, एक क्षमता रखता हूँ। मैं सिर्फ वो फीलिंग्स जो हूँ, हम अक्सर क्या बोलते हैं, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। हम अपने आप को इमोशन के साथ अटैच करते हैं। मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं के साथ वो अटैच करते हैं। बट जब हम ध्यान करते हैं, आप उस मैं भाव से आके, अच्छा मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप उसको देखना शुरू करते हैं। जब आप देखना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आने लगता है, अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे बेहतर है। तो थॉट्स आते नहीं हैं, थॉट्स जा रहे होते हैं, और हम बस उसको दृष्टा भाव से देख रहे हैं क्या हो रहा है। इसलिए ईजीएस्ट मोस्ट सिंपलेस्ट टेक्निक इन ऑफ मेडिटेशन इज अपने सांसों के साथ एक होना। जब हम अपने सांसों के साथ एक हो जाते हैं, बहुत आसानी से हम ये ऑब्जर्वर, एक साक्षी भाव से अपने थॉट्स को देख सकते हैं। और थॉट्स पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होते, बस वही आदतों से मजबूर जो हमारे दिमाग ने एक पैटर्न बना रखा है, वही बार बार वो लूप में चलते रहते हैं। जी मैम, अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो।
हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम अतुल कुमार है मैम। जी अतुल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? कि मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बात कर रहा हूँ। जी, क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न ऐसे ही था जो आपने भी उत्तर दिया है वो मेरे लिए ही था, ऐसे समझिएगा आप। लेकिन मेरा प्रश्न यही है कि मैं 4-5 साल से लगभग एक ही एक ही विचार के पैटर्न से ग्रसित हूँ। जी, तो ध्यान करते हैं अतुल जी आप? करता हूँ, लेकिन वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो जब विचार आता है तो मुझे एंजाइटी हो जाती है उससे। जी जी। तो अतुल जी, मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, मैं खुद एक टेक्निक इस्तेमाल करती हूँ। पर्सनल टेक्निक है ये, कोई सर्टिफाइड नहीं है, बट हम खुद अपने, जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, हम खुद अपने आप के साथ समझना शुरू करते हैं हम अपने आप के साथ कैसे काम कर सकते हैं। तो मैंने जो ये टेक्निक अपनाया, जब भी ऐसे कोई थॉट आता है जिससे आपके शरीर में फिजिकली आप डिस्कम्फर्ट महसूस करते हो, एक टेक्निक है जहाँ पर आप अनुभव कर सकते हो कि जब आप ये थॉट आता है, शरीर के किस भाग में आप सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी फील करते हो। ये एक पार्ट हो सकता है। दूसरा ऐसे हो सकता है कि जब थॉट आता है, आप एंग्शियस फील करते हो, तो आप ये देखिएगा इस सोच विचार के पीछे जो ये एंग्जाइटी वाला इमोशन है, ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है। तो अक्सर आप देखोगे कहीं ना कहीं पे हमारे अंदर डर छिपा हुआ है, जिसकी वजह से ये एंग्जाइटी उत्पन्न होती है। वो थॉट केवल एक ट्रिगर है, बट सोर्स बहुत डीप है, और सोर्स यूजली मोस्ट ऑफ द टाइम फियर के कारण के वजह से होता है। आइदर फियर कि समाज हमें समझ नहीं पाता, या ये फियर कि हमें मृत्यु से डर है, या ये जो हमें बंधित कर देता है हमारे लिमिटेड बिलीफ सिस्टम से। इस फियर से बाहर आने के लिए पत्री जी ने 2 तरीके बताए। एक, सज्जन सांगत्य, उन लोगों का संग रखिए जो निडर एक साहसी जीवन जी रहे हैं। उन सारे ऑथर्स बायोग्राफीज पढ़िए जिसमें लोगों ने बहुत कुछ एक निडर जीवन जिया है, जैसे महात्मा गांधी जी, मदर टेरेसा जी। और उसके साथ साथ ऐसे इमोशंस में अपने आप को ऐसे सिचुएशंस में रखें जहाँ की आप बहुत आसानी से उस फियर को सरपास कर सकते हैं। सो इट्स वेरी नेचुरल। सबसे पहले इट्स ओके टू हैव सच फीलिंग्स, अगर आप ऐसे गो थ्रू कर रहे हैं, बट आप खुद अपने आप पर एक्सपेरिमेंट करिए कि ये क्यों आ रहा है, बार बार मैं ऐसे क्यों महसूस कर रहा हूँ। उस एंग्जाइटी के पीछे भी एक कारण है, और आप देखेंगे वो कारण किसी डर की वजह से है। जड़ पे उसका निवारण कीजिए, और आपके जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही रहेंगी। थैंक यू। जी, तो अतुल जी, जैसा कि मैम ने कहा कि जो आपको एंजाइटी हो रही है वो किसी डर की वजह से है, और उस डर को दूर करने के लिए आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा। तो स्वाध्याय करें, ध्यान करें, सज्जन सांगत्य करें, और हर एक चीज़ से कोई ना कोई लेसन सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। तो मैम, अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। इनका प्रश्न है कि कर्म बड़ा है या भाग्य। और मैम, अक्सर हमने सुना भी है कि अगर किसी के साथ बुरा हो जाता है तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि ये इसका भाग्य खराब है, और कुछ व्यक्ति कहते हैं कि नहीं, ये इसके कर्मों का ही फल है। तो ऐसे में क्या बड़ा है मैम, कर्म बड़ा है या भाग्य? तो मैं यहाँ पर जो पत्री जी ने ज्ञान दिया है वो ही बताना चाहती हूँ। जो पास्ट में ऑलरेडी हम करके आए हैं उसका कर्म हम अभी भोग रहे हैं। जो अभी हम कर रहे हैं वो हमारे फ्यूचर का भाग्य बन जाएगा। बहुत सिंपल है। तो कौन बेहतर कौन अच्छा ये नहीं बोल सकते आप। क्या माँ बेहतर है कि बेटा बेहतर है, आप नहीं कह सकते। दोनों इक्वली समान हैं। तो जो आप पास्ट में ऑलरेडी कर चुके हो, आपके जीवन में अभी जो हो रहा है वो उसको आपको भोगना पड़ेगा। तो वो तो आपका कर्म ही हुआ। अगर आपने बहुत सारे लोग अगर आपने छोटे छोटे पाप किए तो छोटे छोटे रोग होंगे, बड़े बड़े पाप किए होंगे पास्ट में, इसलिए बड़े बड़े रोग हमारे जीवन में आ रहे हैं। तो पास्ट में जो आपने किया है, पिछले में जो आपने किया है, वो इस जन्म में आपके कर्म बन जाए, वो कर्म बन के इस जन्म में आपको वो आपका भाग्य बन जाता है। जो नेक्स्ट जो अभी जो आप कर्म कर रहे हो वो फ्यूचर में आपका भाग्य बन जाता है। सो दिस कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग। तो मैम, जैसे कहते हैं कि कर्म बुरा है, अच्छा है, लेकिन सबके कर्म अपने अपने अकॉर्डिंग है। मेरा कर्म मैं कर रही हूँ वो हो सकता है अच्छा हो, लेकिन सामने वाले को लगे कि वो बुरा है। तो कर्मों की परिभाषा क्या है, कैसे पता चलेगा कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा बुरा है? वेरी गुड। तो कर्म के साथ हमें एक और शब्द जोड़ना चाहिए, धर्म क्या है। कर्म एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसे एनर्जेटिक एक्सचेंज है, ऊर्जा का एक्सचेंज है दो आत्माओं के बीच में, जो ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं।
दैट इज़ वॉट एसेंशली कर्म। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको भी हम कर्म कहते हैं। पर जब दो लोगों के बीच में जब हम कहते हैं कि कोई कर्म अच्छा है या बुरा है, वो तब होता है जब उन दोनों के बीच में एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। मैं आपके लिए अच्छा कर रही हूँ, वो मेरे लिए अच्छा कर्म है। आप उसको अच्छा माने ना माने वो उसके लिए मायने नहीं रखता। आप मुझे कुछ बुरा, आपने बस अपना बोल के आप आगे चले गए कि आपने मुझे कुछ बुरा कहा, आप तुम ऐसे ही हो करके, और आप आगे चले गए। आपके मन में कुछ नहीं था, उस समय आपको गुस्सा आया, आप बोल के आगे चले गए। पर दूसरे इंसान ने उस भाव को पकड़ के, उस बात को पकड़ के अपने दिल में जो अपने मंथन करते करते वो बोला वो तो ऐसे ही है, वो ऐसे ही है, जो अपने सोच विचारों के माध्यम से जो एक गठबंधन वो अपने जीवन में अपना रहे हैं, वहाँ उनका कर्म बन जाता है। जहाँ पर भी इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर कर्म आ जाता है। तो जैसे आपने कहा कि कर्म अच्छा है या बुरा है, ये कोई भी दूसरा इंसान किसी आत्मा के लिए नहीं बोल सकता। इसलिए पत्री जी कहते हैं हमें कोई राइट, कोई अधिकार नहीं है हम किसी के जीवन में इंटरफेयर करें, उसको जज करें, बिकॉज उसको हो ना हो हमारा ज़रूर हो जाता है। अगर हमें आज समय मिलेगा मैं ज़रूर आपको एक स्टोरी बताऊंगी कि कर्म जहाँ पर हमें नहीं बोलना चाहिए अगर आप बोल रहे हैं, जहाँ पर आपको कुछ नहीं करना चाहिए वहाँ पर आप कर रहे हैं, जहाँ पर आपको नहीं सोचना चाहिए वहाँ पर आप सोच रहे हैं, आप अपने लिए कर्म इकट्ठा कर रहे हैं। और ये कर्म का कर्म की परिभाषा को और बेहतर अगर हम समझना चाहते हैं, हमें ये समझना इम्पोर्टेंट है कि हमारा कर्तव्य, हमारा ड्यूटी क्या है, हमारा धर्म क्या है। धर्म इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और धर्म जितना सत्य फिक्स्ड है वैसे ही धर्म चेंज होते रहता है। एक वर्किंग माँ का धर्म अलग होता है, एक स्टे एट होम माँ का धर्म अलग होता है, एक सिंगल माँ का धर्म अलग होता है, एक मदर ऑफ 5 एंड वर्किंग मदर का धर्म अलग होता है। एक माँ का एक परिभाषा तो हम जानते ही हैं, बट उस जीवन काल परिस्थिति के अनुकूल हर एक आत्मा के जीवन में जो भी सिचुएशंस आते हैं, जितना ज़्यादा ज्ञान है उतना बेहतर वो अपना धर्म समझ के अपना कर्म करेंगे। तो कर्म कार्य हो सकता है, बट जब हम अपना धर्म समझना शुरू करते हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि आप किसी इंसान को ठीक नहीं कर सकते, आप उसको रास्ता दिखा सकते हो और बता सकते हो कि ये उसके लिए बेहतर है, बट चलना उसको खुद ही है। आध्यात्मिकता में भी गुरु आपको मार्ग दिखा सकता है, बट चलना हमें ही है। तो कर्म एक ऐसी चीज़ है जिसकी परिभाषा को समझने के लिए धर्म का शब्द समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब हमारे कर्म हमारे धर्म पर ही निर्भर करते हैं। जी मैम, अभी आप एक स्टोरी की बात कर रहे थे तो हम वो स्टोरी भी जानना चाहेंगे। ज़रूर, तो मैं जल्दी से इसको बताना चाहूँगी। तो स्टोरी ऐसी है कि एक दिन राजा दावत रख रहा था, तो सारे विलेजर्स के ब्राह्मणों को बुला के वो दावत देना चाह रहा था, और ये आइडिया उनके मिनिस्टर ने दिया। राजा के घर पे बेटा पैदा हुआ था, मिनिस्टर ने कहा हमें सारे ब्राह्मणों को दावत देनी चाहिए। तो शाही दरबार में वो सारे लोग वो भोग चढ़ाने के लिए ब्राह्मणों के लिए तैयारी कर रहे थे। उसी समय बहुत दूर एक चील को नीचे एक सांप दिखे, और चील को सांप पकड़ने के लिए वो चील नीचे चली गई। ईगल, चील यानी कि ईगल, उसको वो सांप दिखा और वो पकड़ लिया उस सांप को। तो वो चील अब उस चील ने उस सांप को पकड़ लिया, और यहाँ पर खाना भी पक रहा था। और एक समय आया जहाँ पर वो चील उड़ते 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 उस खाने के ऊपर आया, और उसी समय ऑफकोर्स सांप काँप रहा था, वो चाहता था कि वो फ्री हो जाए। वो इस चील को डसने की कोशिश कर रहा था, और इतने में ही चील थोड़ा घबरा गया, और जो सांप से जो पॉइजन निकल के आया था, जो विष निकल के आया था, उसकी 2 बूंदे जो भोग चढ़ने के लिए जो खाना बन रहा था उसके अंदर चला गया। तो ये तो किसी ने देखा नहीं था कि क्या हो रहा है। तो ऑफकोर्स वो शेफ़ बना रहा था, अपना खाना बना रहा था, उन्होंने सारे ब्राह्मणों को परोसा और सभी ने वो खाना खाया। तो कुछ लोग मर गए, कुछ लोग का पेट खराब हो गया, बहुत एक्सट्रीम चीज़ें हुई थी। ये बात यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। कुछ दिनों बाद एक ब्राह्मण उसी दरबार में जाने के लिए प्रवेश कर रहा था, और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स थे, और वो बोल रहे थे कि हमें, और वो ब्राह्मण बोल रहा था मैं महाराजा जी से मिलना चाहता हूँ। तो उसी समय आस पास में एक लेडी चल रही थी, एक महिला चल रही थी, और वो उस ब्राह्मण को
कुछ कहने लगे। इस स्टोरी को हम यहाँ पे पॉज करते हैं। वहाँ पर बिकॉज इतने सारे लोगों की शरीर, इतने सारे लोग मर गए थे, तो वहाँ पर यमराज जी में चित्रगुप्त वेट कर रहे थे अपना चिट्ठा खत्म कंप्लीट करने के लिए। तो ये किसका कर्म का रिकॉर्ड जाना चाहिए? मर तो गए, आ तो गए, अब ये जो कर्म हुआ किसकी गलती है? क्या वो चील की गलती थी? क्या वो मिनिस्टर की गलती थी? क्या वो उस महाराजा की गलती थी? क्या वो सिक्योरिटी गार्ड की गलती थी? जिसने खाना बनाया उसकी गलती थी? करके चित्रगुप्त पूछ रहे थे यमराज जी को। तो यमराज जी ने कहा देखते हैं करके, तो वो नीचे देखने लगे। जब वो नीचे देखा तो उन्होंने देखा कि ये जो महिला चल रही थी, वो चलते चलते वो जो एक ब्राह्मण था वो अंदर एंटर करने के लिए, महाराजा से मिलने के लिए गेट पर खड़ा हुआ था। ये महिला ने उस ब्राह्मण को कहा, अरे अरे मत जाओ, ये महाराजा तो बहुत फेमस है ब्राह्मणों को घर बुला के मारने के लिए। यमराज जी ने कहा जाओ इसके चिट्ठे में लिखो, ये कर्म, ये जो मृत्यु है इसके चिट्ठे में लिखो। तो ये बहुत सटल स्टोरी है जहाँ पर हमें नहीं बोलना चाहिए, जहाँ पर हमारा कुछ लेना देना नहीं है, वहाँ पर अगर हम अपना मुंह खोलते हैं तो कर्म, ये पूरे सिचुएशन में आपको समझ में आ जाता है कर्म उसका है जहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं थी, वहाँ पर उसने बोला। बस एक छोटी सी बात है कि हम कैसे अपने गलत शब्दों का प्रयोग कर अपने जीवन में कर्म इकट्ठा करते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय हम मौन में रहें, ज़्यादा कभी भी किसी के जीवन में इंटरफियर ना करें, स्पेशली गॉसिप ना करें। अगर आप गॉसिप कर रहे हो, गॉसिप हमारे सोल के लिए कैंसर की तरह है। हमारे सोच विचारों से हम गलत कर्म नहीं इकट्ठा करते, बट जो बोलते हैं, क्योंकि आप इतनी जागरूक अवस्था में अपना मुंह खोल के वो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो ज़रूर आपके लिए बुरा कर्म बन जाते हैं अगर आप सही शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे। तो एक बहुत डीप साइंस है नम्रता, तो ये स्टोरी से आपको समझ में आया ही होगा। तो कर्म एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कोई दूसरा बाहर से देख के बता सकता है। समय काल परिस्थिति के अनुकूल ये कर्म आगे बढ़ता रही। जो चिट्ठा है जो ऊपर, ये बस छोटा सा एग्जाम्पल है, जो ऊपर जो मैनेज करते हैं हमारे अकाउंट्स, वो देखते रहते हैं। जहाँ पर हमें नहीं बोलना चाहिए, जहाँ पर हमें नहीं करना चाहिए, वहाँ पर अगर हम करते हैं तो वो डेफिनेटली वो, इसलिए कर्म धर्म के साथ लिंक्ड है। जी, और अक्सर हम क्रोध में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोल जाते हैं जो हमें बाद में रियलाइज़ होती है कि हमें ये नहीं बोलनी चाहिए। तो उस क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए भी हमें ध्यान करना चाहिए, अपने मन को शांत करना चाहिए, क्योंकि स्वयं पर कार्य करने से ही हम जो है समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। किसी और की सेवा करने से पहले हमें अपनी स्वयं की सेवा करनी चाहिए। जी, तो मैम अगला प्रश्न ले लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है कि मेडिटेशन करने के बाद हम अपनी हथेलियां आंखों पर क्यों रखते हैं, और अक्सर ये बहुत से दर्शकों के मन में आता है कि ऐसा हम क्यों करते हैं। करेक्ट, 80% ऊर्जा हम अपने आंखों से गवाते हैं, इसलिए ध्यान में आंखें बंद करते हैं। रिमेनिंग 10% टिप्स ऑफ द फिंगर्स एंड बाकी 10% अपने पैरों की हथेलियों से। हम ऊर्जा अलग अलग बॉडी पॉइंट्स में भी हम रिसीव करते हैं। तो जब हम हाथ क्रॉस करते हैं ऐसे, हमारे हाथों में भी बहुत सारी ऊर्जा हम रिसीव करते हैं। तो इसलिए हम हाथों को कभी रब नहीं करते ध्यान करने के बाद, बस ऐसे ही, बस एक उस एनर्जी को समेट कर ध्यान अवस्था से बाहर आते हुए अपने हाथों को अपने आँखों के ऊपर रखते हैं। तो जो ऊर्जा जो हमारे हथेलियों की कोनों से हमने रिसीव किया, वो वापस हमारे शरीर के अंदर फिर से हम पूरी तरह से बैलेंस कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब हम इसलिए हम क्लैपिंग बाद में करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कि हम रबिंग ना करके हम बस बोलते हैं अपने हाथों को फोल्ड कर अपने आँखों पर रख ले, ताकि जो एनर्जी आपने ध्यान में रिसीव किया वो फिर से हम अपने बॉडी में हम सर्कुलेट कर सकें। सो दैट इज़ वाई वी क्रॉस आवर फिंगर्स, क्रॉस आवर हैंड्स एंड यूज़ आवर हैंड्स। तो मैम कितनी देर ध्यान हमें करना चाहिए अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए? मतलब कि अगर मान लीजिए कि अगर हम 10 मिनट ही ध्यान कर रहे हैं, तो क्या वो 10 मिनट की एनर्जी पूरा दिन रहेगी, या फिर हमें कुछ मैक्सिमम ड्यूरेशन तक ध्यान करना पड़ेगा जिससे हम पूरा दिन एनर्जी में रहें? वंडरफुल। तो ये तो स्टूडेंट्स के लिए शॉर्टकट्स वाली बात है। ध्यान आपको मिनिमम अपनी उम्र के हिसाब से करना चाहिए। तो अगर आप 20 साल के हैं 20 मिनट, 25 साल के 25 मिनट, 50 साल के 50 मिनट, 60 साल के 60 मिनट। अगर आप अपने आपके फिज़िकल बॉडी में कोई चैलेंजेस हैं,
मेंटली आपको कोई चैलेंजेस हैं, तो आपको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान करना चाहिए। तो अगर जितना अपनी उम्र के साथ साथ एक्स्ट्रा आपको ध्यान करना चाहिए, तो ये पहली बात होगी, ये तो मिनिमम है। और रही बात, अगर हम, जो साइंस कहता है, अगर हम आधा घंटा ध्यान करते हैं, इट्स इक्विवेलेंट टू 4 आवर्स ऑफ स्लीप। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ना केवल हम जितना ध्यान कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, बट ध्यान करने के बाद, लेट्स से आप आधा घंटा ध्यान करते हैं, तो बाकी 23 आवर्स 30 मिनट्स जो आप अपने जीवन में क्या क्या कार्य कर रहे हैं, अगर आप वो ढंग से कर रहे हैं, वो ये आधा घंटा सफल हो जाता है। तो अगर आप गॉसिप नहीं करते, आप अननेसेसरी बातें नहीं करते, आप अननेसेसरी सोच विचार, नेगेटिव सोच विचार बहुत कम कर लिया है अपने जीवन में, सही खाना खा रहे हैं, सही भोजन खा रहे हैं, बिना कोई गार्लिक के, बिना कोई लहसुन के, बिना कोई मशरूम के, बिना कोई नॉनवेज के, तो ये सारी चीज़ें आपकी ऊर्जा को बिल्ड करते हैं। अक्सर क्या होता है, हम आधे घंटे ध्यान में हम बहुत ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, पर आंखें खोलते ही हम कुछ गलत चीज़ बोल देते हैं, या अननेसेसरी चीज़ जो आवश्यक ही नहीं है वो बोलना शुरू करते हैं। तो आपने 100 जूल्स ऑफ एनर्जी तो अचीव कर लिया, रिसीव कर लिया मेडिटेशन के टाइम पर, बट आंखें खोलते ही आपने कुछ गलत बोला, तो वो 80 पर वो 20 जूल्स होते आप जितना भी ध्यान करोगे, अगर ये चीज़ को आप नहीं सेट करोगे तो आपका ध्यान का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको ध्यान के साथ साथ अपनी आदतों को भी धीरे धीरे बदलना होगा, ताकि आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट यूज़ कर सकें। यस जी मैम, यहाँ पे अभी आपने खाने की बात करी कि हमें लहसुन नहीं लेना चाहिए, मशरूम नहीं, नॉनवेज नहीं, लेकिन जो शाकाहार भोजन भी करते हैं वो कहीं ना कहीं मसालों का इतना उपयोग करते हैं कि उससे भी उनका जो नेचर है उसमें चिड़चिड़ापन आने लगता है। तो मसाले भी हमारे जीवन में उतना ही रोल प्ले करते हैं, हमें उनको भी कम ही यूज़ करना चाहिए। जो पत्री जी ने कहा है, जो आयुर्वेदा के हिसाब से जो हमारे मेजर इंग्रेडिएंट्स है, जीरा, हींग, काली मिर्च, मेथी के सीड्स, मेथी के दाने, कोरिएंडर सीड्स, ये 5-6 चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत लाइट फूड हम बना के उसको स्वादिष्ट बना सकते हैं। तो सही मायने में अगर हम अच्छा खाना खाना चाहते हैं तो हमें फ्रेश प्रिपेयर करना चाहिए, उसी समय हमें खाना पकाना चाहिए। पहले से सुबह से जो वेजिटेबल्स कटे हुए हैं उसको ही ना यूज़ करके फ्रेश उसी समय काटें। तो नम्रता, नॉट जस्ट स्पाइसेस का हम कितना उपयोग करते हैं। यूजुअली हम खाने को टेस्ट के लिए, अपने बॉडी के लिए समझते हैं कि अरे अच्छा है करके, बट सही खाना, राइट फूड वो है जो हमें आत्मा को तृप्ति देता है। आज की डेट पर भूमंडल पे 10,000 लोग हैं जो सिर्फ प्राण ऊर्जा और प्रकृति से ऊर्जा लेकर नट्स और फ्रूट्स पर ही वो जी रहे हैं कंप्लीटली। कुछ लोग तो सिर्फ सन की एनर्जी पर ही जी रहे हैं। तो ये आवश्यक नहीं है कि हमारे शरीर के लिए खाना आवश्यक नहीं है, बट क्या आवश्यक है कि हम किस तरीके का खाना खा रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें जो ज़्यादा से कम स्पाइसेस, ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसीलिए PMC हिंदी पर बुद्धा फूड्स लाए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिंपल खाना कैसे आसानी से कम समय में पका सके, उसको हम सब तक प्रस्तुत करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, खाना सिर्फ एक ध्यानी को ही बनाना चाहिए। अगर आप अपने घर पर एक ही ध्यानी है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप ध्यान करके खाना बनाएं सभी के लिए। और अगर आप खाना बनाना नहीं जानते, ये हम सभी के लिए है। खाना बनाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल है जो हमारे शरीर को ये जो कॉस्मिक एनर्जी का ग्राउंडिंग करता है। तो फूड इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्पाइसेस धीरे धीरे जैसे आपका इंट्यूशन पावर बढ़ना शुरू होता है तो आपको समझ में आ जाता है कि कितने कम मात्रा में हमें ये स्पाइसेस यूज़ करना है। बट सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप प्लीज़ नॉनवेज खाना बंद कर दीजिए, बिकॉज़ उसी से ही हमारे सारे रोग बीमारियां पैदा हो रही है। नॉनवेज के साथ साथ अगर हम लहसुन का कंजम्पशन करते हैं या आप मशरूम्स खाते हैं तो वो भी आप रोक सकते हैं। आप खुद ये 40 दिन का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वो लहसुन खाने की वजह से आपके बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ना खाने से आपके बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपको समझ में आएगा कि लहसुन कैसे हमारे बॉडी को इम्पैक्ट करता है। यस जी मैम, जैसा आप कह रहे थे कि एक ध्यानी को ही भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी जो ध्यान की एनर्जी है उसी से ही भोजन में भी एनर्जी आ रही है। और अगर हम चिड़चिड़ेपन से भोजन बनाएंगे तो जो भोजन का सेवन करेगा उस पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा।
और कहीं ना कहीं मैम ये सुना है कि पानी में भी उतनी ही पावर होती है, हम पानी को भी चार्ज करते हैं। मैं चाहूँगी मैम पानी पर भी आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं हमें कि कैसे पानी हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। तो पानी के पीछे एक बहुत बड़ा रिसर्च है। सबसे पहले हमारा शरीर 70% वाटर है, इसलिए फुल मून का समय हम बोलते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान करना चाहिए। ये मून का जो एनर्जी है हमारे बॉडी पर इसलिए इतना प्रभाव डालता है बिकॉज 70% एनर्जी हमारे 70% हमारे शरीर पानी से ही भरा है। ओके, तो अगर आप बोल रहे हैं पानी का चार्जिंग, पानी का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो हमारे थॉट की वाइब्रेशनल स्टेट को रिसीव करता है। तो मशोरो इमोतो ने बहुत सारे रिसर्च स्टडी किया था, वो जापानीज़ रिसर्चर थे जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि पानी को जिस थॉट फॉर्म किया जो थॉट फॉर्म यानी कि जिस इमोशनल स्टेट से हम उस पानी को वो थॉट भेजते हैं, वो क्रिस्टल वाटर क्रिस्टल अपने आप उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अपने आप को चेंज करता रहता है। तो पानी को हमें कैसे चार्ज करना चाहिए? सबसे पहले यूजुअली हमें सिर्फ फ्लोइंग वाटर पानी पीना चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम बॉटल पानी रखते हैं और हम उसी से ही पीते रहते हैं, तो वो क्या होता है कहीं ना कहीं पे वो स्थिर हो जाता है। हमें फ्लोइंग वाटर से ज़्यादा कंजम्पशन करना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें ग्लास में पानी डालकर हमें पीना चाहिए बिकॉज वी आर चेंजिंग द फ्लो ऑफ द बॉडी ऑफ द वाटर का नेचर है कि वो फ्लो होते हो। हमने अपने कन्वीनियंस के लिए उसको स्टोर करना शुरू किया। तो सबसे पहले वी शुड हैव लॉट ऑफ फ्लोइंग वाटर। सेकंड, जब आप पानी पी रहे हो एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टू द वाटर। तो ये मैंने डॉक्टर ब्रायन वीस की बुक से डॉक्टर वेन डायर की बुक से मैंने अप्लाई किया था ये, चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। मैं ऑफिस में भी कई बार ऐसे ही करती हूँ कि मैं उठती हूँ, पानी के काउंटर के पास जाती हूँ, ग्लास भरती हूँ और हर एक घुट को ऐसे थैंक यू के स्टेट में उस ग्रैटिट्यूड के इमोशन से पीती हूँ। जो वो पानी आप पी रहे हर एक मॉलिक्यूल में ग्रैटिट्यूड वाला एनर्जी भर जाता है। वो अब पानी अपना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और वो पानी ही हमारे शरीर का आधा हीलिंग कर देता है। उसके साथ साथ पानी का चार्जिंग हम कर सकते हैं पिरामिड्स के साथ। हमारे घर पर हर जगह हमने कॉपर पिरामिड्स का यूज़ किया हुआ है अलग अलग वाटर बॉडीज़ के ऊपर। तो ये पिरामिड उस पानी को आयोनाइज कर देता है, चार्ज कर देता है। आप समझ लीजिए कि जो हॉस्पिटल्स में सेलाइन वाटर, जो बहुत प्योर वाटर हम समझते हैं, हम डायरेक्टली हमारे घर पर हम टैप वाटर पर ही हम पिरामिड लगा के पीते हैं बिकॉज वो प्योरीफाई कर देता है। पिरामिड और पानी साथ मिलके अपने आप को आयोनाइज करके वो प्योरीफाई कर देता है। तो वाटर चार्जिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे इन विच हम अपने शरीर को हर वक्त एक स्वस्थ सिचुएशन में रख सकते हैं। जी मैम, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया खाने के विषय पर भी और पानी के विषय पर भी। इसके साथ साथ मैम आपने हमारे दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर दिया, साथ ही साथ जो दर्शक नहीं जुड़ पाते उनके प्रश्नों का भी आपने उत्तर दिया। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जो दर्शक आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ नहीं जुड़ पाए वो हर हफ्ते हमसे जुड़ सकते हैं शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे तक, क्योंकि ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं आपके लिए, आपके जीवन में चल रही तमाम उलझनों को दूर करने के लिए, आपके जीवन में ध्यान और अध्यात्म से जुड़े जो भी प्रश्न, जो भी समस्याएं आपके जीवन में हैं, उनका समाधान आप तक पहुंचाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे। तब तक के लिए देखते रहे PMC हिंदी चैनल। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।